बाकी तो बहुत सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बेटा, तो ये थर्ड चैप्टर है, चैप्टर थर्ड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो से मतलब ही समझ आता है आपको, इलेक्ट्रॉन मतलब करंट की बात हो रही है, और केमिस्ट्री मतलब क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की स्टडी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही करते हैं। आपको पता है जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, क्विकलाइम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम ही होता है। आपको, आप उसमें क्या डालोगे, आप उसमें वाटर डालोगे, तो आप उसमें वाटर डालोगे तो क्या बनता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि सिलेक्ट लाइम होता है। क्या होता है, सिलेक्ट लाइम होता है। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। इसमें हीट भी निकलती है, साथ साथ क्या निकलेगी, हीट भी निकलेगी। तो यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी के रूप में क्या हुई, कन्वर्ट हुई, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट में, केमिकल एनर्जी। हम ये भी बोल सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी, हम ऐसे भी बोल सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी, यानी डेल्टा एच, डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी हम इसमें नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होता है उसमें चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होता है, तो इसमें चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव आती है। ठीक है, तो डेल्टा एच इसमें नेगेटिव आएगी, चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव आएगी। और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे एक प्रोसेस देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट देते हो तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में बदलता है और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। तो ये भी एक रिएक्शन है। ऊपर वाला जो रिएक्शन है और नीचे वाला जो रिएक्शन है, ऊपर वाले रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, ऊपर वाले रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में चेंज इन एंथैल्पी जो होती है वो नेगेटिव होती है, चेंज इन एंथैल्पी जो होती है वो नेगेटिव होती है। नीचे वाले रिएक्शन की अगर हम बात करें तो नीचे वाला रिएक्शन है, नीचे वाले रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में चेंज इन एंथैल्पी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें हमें थोड़ा गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ना है इसीलिए मैंने ये बताया, नहीं तो ये बताने की कोई वैसी जरूरत नहीं। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि ये आपको एक समझ आया कि केमिकल एनर्जी जो होती है वो किसी भी एनर्जी में कन्वर्ट की जा सकती है। तो केमिकल एनर्जी यहाँ पे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, पर ये जरूरी मत समझना हमेशा केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट होगी। केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है, और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो तीनों ही रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। हीट निकले रिएक्शन से, लाइट निकले रिएक्शन से, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, ठीक है, प्रोड्यूस हो, तो भी वो सब के सब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास दो तरीके के रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ज्यादातर केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी। एक अगर मैं फंडामेंटल बेसिक रिएक्शन देखूं तो आपने कभी देखा होगा जिंक जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो देखो अब दो तरीके के रिएक्शन भी होते हैं, एक रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं और एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते, जैसे आपने देखा होगा, ये थोड़ा सा रिडॉक्स का ही था 10 मिनट का कॉन्सेप्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक क्या है, एसिड है। किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, ये सोडियम क्लोराइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। तो सोडियम क्लोराइड में जो कि सॉल्ट है और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। वाटर तो आपको पता ही है, वाटर तो आपको सबको पता है, 10th से ही पढ़ते आए हो कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और क्या बनाता है, वाटर बनाता है।
तो क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? तो बिल्कुल हाँ, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें हीट भी निकलेगी साथ साथ। जब भी आप किसी एसिड में कोई बेस डालते हो, किसी बेस में कोई एसिड डालते हो, तो हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी चेंज इन एंथैल्पी जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, यही है। लेकिन आप एक चीज समझना, केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हुई है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, पर ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है बेटा। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर आपने 11th में पढ़ा होगा रिडॉक्स में। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो इधर भी सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो दोनों तरफ सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -1 है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -1 है, तो क्लोरीन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो ऑक्सीजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 है, इसमें भी +1 है, हाइड्रोजन की यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो हाइड्रोजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। तो किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ना तो इंक्रीज हो रही है, ना ही डिक्रीज हो रही है, नहीं चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन तो नहीं है, पर ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें किसी का रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, ना कोई रिड्यूस हो रहा, ना कोई ऑक्सीडाइज हो रहा, ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट, ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो क्या इस केमिकल रिएक्शन से मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता हूँ? यानी किसी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन से ही आप इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हो? जनरेट कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा ध्यान देना, केमिकल रिएक्शन जो है हीट एनर्जी में या केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में, केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी ही इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। और कौन सा केमिकल रिएक्शन होना चाहिए? देखो हीट तो कोई भी निकाल सकता है, चाहे वो रिडॉक्स रिएक्शन हो चाहे वो रिडॉक्स ना हो, पर इस हीट को मैं चाहता हूं कि ये हीट ना मिले मुझे, इस हीट की जगह ना इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाए। मैं चाहता हूं कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट निकल रही है, पर हीट ना मिले, क्या मिले? इलेक्ट्रिक एनर्जी मिले। तो मैं इससे इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर सकता। केमिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई, पर मैं केमिकल एनर्जी को इस रिएक्शन में इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उनसे आप उन रिएक्शन से उन केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता, एक्सोथर्मिक होता, और साथ साथ क्या होता? रिडॉक्स रिएक्शन भी होता, तो केमिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते थे? तब हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते थे। जैसे अब देखते हैं अगला एग्जांपल, अगर हम देखें तो देखते हैं, अगर मैं क्या ले लूं यहाँ पे, इसकी जगह क्या ले लेता हूं, मैंने जिंक ले लिया, ये जिंक है, और यहाँ पे मान लो मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया। क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट ले लिया। तो आपको पता है जिंक कॉपर सल्फेट के साथ स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करता है, ठीक है, खुद ब खुद रिएक्ट करता है, ठीक है, और जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो अब देखो जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट, और क्या बना रहा है? कॉपर बना रहा है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, पीछे वाला भी एक केमिकल रिएक्शन था। ये रिएक्शन और पीछे वाले रिएक्शन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये केमिकल रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस, पीछे वाला केमिकल रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस। ये केमिकल रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक, पीछे वाला केमिकल रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक, पर ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है और पीछे वाला रिडॉक्स रिएक्शन नहीं था। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा
उस केमिकल रिएक्शन से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते, यानी उस केमिकल रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को आप किसी भी सूरत में इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इसलिए कर सकते हैं। देखो, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है और साथ साथ हीट मिलती है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज होगी, चेंज इन एंथैल्पी इसमें कैसी आएगी, इसमें चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव आएगी, हीट निकली, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो ध्यान देना, पीछे वाला भी एक्सोथर्मिक, ये भी एक्सोथर्मिक, पीछे वाले में भी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसमें भी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन पिछले वाला जो केमिकल रिएक्शन था, जो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन था, वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं था, स्पॉन्टेनियस तो था, पर ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये भी स्पॉन्टेनियस है। तो ध्यान देना, दोनों ही रिएक्शन, पीछे वाले और ये दोनों स्पॉन्टेनियस, दोनों एक्सोथर्मिक, दोनों में केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। पर पीछे वाला रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि किसी का रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, अभी मैं बता दे रहा हूँ। तो पीछे वाले केमिकल रिएक्शन में केमिकल एनर्जी को हीट में तो कन्वर्ट कर सकते हो, पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी आप चाहो तो पिछले वाले रिएक्शन में जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आप हीट के अलावा भी किसी और रूप में भी एनर्जी ले सकते थे, तो केमिकल से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करना चाहो तो पिछले वाले में पॉसिबल नहीं था, केमिकल से इलेक्ट्रिक एनर्जी, पिछले में केमिकल से हीट एनर्जी मिलेगी, लेकिन इसमें केमिकल से हीट एनर्जी भी तो मिल ही रही है, लेकिन आप चाहो तो केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक रिडॉक्स रिएक्शन की जरूरत होती है, जो कि स्पॉन्टेनियस होना चाहिए और एक्सोथर्मिक होना चाहिए। तो एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक नेचर का हो, यानी जिसमें चेंज इन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव हो, और वो रिडॉक्स रिएक्शन हो, किसी का रिडक्शन हो रहा हो, किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, उसी केमिकल रिएक्शन की एनर्जी, आप केमिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और उसी से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते हो। तो इसमें देखो, जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो आप खुद ही देखो, इसमें ऑक्सीजन की इसमें भी -2 है, इसमें भी -2 है, तो ऑक्सीजन की तो चेंज हुई नहीं। कॉपर की +2 इसमें थी और इसमें कितनी हो गई, 0। तो कॉपर +2 से किसमें गया बेटा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कॉपर की यहाँ पे कितनी है, अच्छा सल्फर की यहाँ +6 है, यहाँ पे भी सल्फर की +6, उसकी भी चेंज नहीं हुई। तो चेंज किसकी हो रही है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इधर भी +6, इधर भी +6, ऑक्सीजन की इधर भी -2, इधर भी -2, जिंक की इधर 0, इधर +2, कॉपर की इधर +2, इधर 0। तो कॉपर की +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है कॉपर, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको पता है रिडक्शन होता है, रिडक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कॉपर +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, तो कॉपर का रिडक्शन हुआ है। और जिंक 0 से किस में गया है, जिंक 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है, जिंक 0 से +2 में गया है, इंक्रीज हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। जब भी किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। जब भी किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है, तो उसका रिडक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज होगी जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो बात वही हो गई, तो ऑक्सीडेशन हुआ। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट जब ही डिक्रीज करती है जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन। तो यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका रिडक्शन हुआ है। तो ध्यान देना,
ये एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, खुद ब खुद हो रहा है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि साथ में क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। जब भी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रोड डाल दोगे तो थोड़ी देर बाद आके देखना सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी केमिकल रिएक्शन होगा। कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है, आप कभी देखो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। जब आप उसमें जिंक की रोड डाल दोगे, जब आप उसमें जिंक की क्या डाल दोगे, रोड डाल दोगे, तो ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है, तो जिंक की रोड डाल दोगे तो धीरे धीरे ब्लू कलर इसका डिसअपियर होने लगेगा, फेंट होने लगेगा, तो कलर फेड होगा और जिंक जिंक सल्फेट में कन्वर्ट होता जाएगा और कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। तो आप देखोगे धीरे धीरे टेम्परेचर सॉल्यूशन का बढ़ने लगेगा। मान लो 25 डिग्री सेल्सियस था तो हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, 30 होगा, बढ़ते 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 पता चला 50, 60, 70 डिग्री पहुंच गया। तो यानी कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है भाई। जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। ये जिंक जो है वो सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है, और जो कॉपर है वो इस जिंक पे डिपॉजिट होता रहेगा, नीचे सेटल डाउन करता है, जिंक पे डिपॉजिट होता जाएगा, कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा, ये कॉपर की लेयर आती रहेगी इस पे, और ऊपर से जिंक थोड़ा थोड़ा क्या होने लगेगा, डिजोल्व होने लगेगा। तो इस तरीके, और ये सॉल्यूशन ब्लू कलर से फेंट ब्लू होने लगेगा और क्या है, हीट निकलेगी। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस है, हीट रिलीज हो रही है, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसको इस केमिकल रिएक्शन यानी किसी भी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो कि रिडॉक्स रिएक्शन हो, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक हो, उसकी केमिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो करने के लिए अभी तो देखो जो ये एक्सोथर्मिक है तो केमिकल एनर्जी हीट के रूप में मिली, लेकिन मैं अगर एक सेटअप बनाऊं, अगर मैं एक सेटअप बनाऊं, अगर मैं रिडक्शन अलग करा दूं, ऑक्सीडेशन अलग करा दूं, तो रिडक्शन एक अलग कंटेनर में करा दूं जिसे रिडक्शन हाफ बोले, ऑक्सीडेशन अलग कंटेनर में करा दूं जिसे ऑक्सीडेशन हाफ बोले, तो जो है तब एक सेटअप बनाया जा सकता है। तब जो केमिकल एनर्जी है वो डायरेक्ट हीट एनर्जी में ना बदल के किस में बदल जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो हम सेटअप करते भी है, आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत पिछली क्लास में, या मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। हम क्या करते हैं, रिडक्शन को अलग सेल में कराते हैं, ऑक्सीडेशन को अलग सेल में कराते हैं। तो हमने दो सेल ले लिए बेटा, ये भी एक सेल है, ये हाफ सेल कहते हैं इसे, ठीक है, और ये भी एक हाफ सेल होता है, दो हाफ सेल ले लिए। तो ये भी हाफ सेल है, वो भी हाफ सेल है, तो दो हाफ सेल हो गए। तो अब देखो मैं क्या कराऊंगा, मैं अगर इस इक्वेशन को लिखना चाहूं तो थोड़ा आयनिक फॉर्म में भी लिख सकता हूं। आप कहोगे कैसे, तो ऐसे आयनिक फॉर्म में लिख सकते हो। देखो जिंक तो सॉलिड है भाई, तो ये तो सॉलिड ही रहेगा। कॉपर सल्फेट क्या था, एक्वस है, तो कॉपर सल्फेट एक्वस है। जिंक सल्फेट भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में ही है, तो एक्वस सॉल्यूशन में है। कॉपर क्या है आपका, कॉपर सॉलिड है, तो कॉपर सॉलिड है। इस तरीके से तो आप खुद अगर इसमें आप देखोगे तो जिंक सॉलिड है, जिंक एक्वस में गया, यानी और कॉपर सल्फेट जो है एक्वस था वो सॉलिड। तो यहाँ थोड़ा समझ रहे हैं, सल्फेट का कोई रोल नहीं, यानी सल्फेट आयन का नहीं। अगर मैं सल्फेट आयन इसमें से हटा दूं तो ये Cu2 प्लस आयन, और यहाँ से सल्फेट हटा दूं तो ये Zn2 प्लस आयन। तो ये रिएक्शन हो रहा है, एक्चुअली रिएक्शन ये हो रहा है। क्या रिएक्शन हो रहा है, जो जिंक है वो कॉपर आयन के साथ रिएक्ट करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर रिलीज कर रहा है। बात तो एक ही है। जो जिंक है, क्योंकि देखो सल्फेट को तो हमने सीधा ही हटा दिया, सल्फेट आयन का तो कोई रोल ही नहीं था ना, क्योंकि ना तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, ना ही सल्फर की हो रही है, तो इसको हटा दिया दोनों में से। तो जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और कॉपर बना रहा है। वो बात वही है कि जिंक जो है वो सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन है, जो कॉपर सल्फेट से जो कॉपर आयन मिले हैं उनके साथ रिएक्ट करके जिंक आयन बना रहा है, जो जिंक सल्फेट में बदलेंगे और कॉपर बना रहा है। यानी सीधी सी बात है, जिंक कॉपर आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, जिंक आयन और कॉपर। अब भी देख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की 0 है, कॉपर की +2 है, कॉपर की +2 है, जिंक की +2 और कॉपर की 0।
फिर वही कहानी आ गई। जिंक जो है, जिंक जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2+ आयन में एक्वस कंडीशन में, और 0 से +2 में जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन। कॉपर आयन जो है वो कॉपर 2+ आयन है एक्वस कंडीशन में, वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। जिंक जो है वो करेगा क्या, जिंक जिंक 2+ आयन में कैसे बदलेगा, अपने आप बदल जाएगा? नहीं भाई, जिंक जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा, जिंक जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा? तो जिंक जो होता है वो क्या काम करेगा, जिंक जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मोनो एटॉमिक आयन पे जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो इस समय ये जिंक सॉलिड फॉर्म में है, तो एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ये जिंक 2+ आयन एक्वस कंडीशन में, सॉल्यूशन में एक्वस कंडीशन लिखते हैं। तो जिंक 2+ आयन है बेटा, इस पे चार्ज है 2+। तो मोनोएटॉमिक आयन पे जो चार्ज होता है, एक सिंगल एटम से बना हुआ जो आयन होता है उसका जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। तो जिंक 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज करेगी जब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है और जिंक 2+ आयन में बदला है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, सब पता चल रहा है, जिंक जिंक 2+ आयन में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो इसका मतलब क्या है, तो लेफ्ट साइड और ये राइट साइड होती है, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये राइट हैंड साइड होती है, ठीक है। LHS RHS यानी लेफ्ट साइड है और राइट साइड है। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, थ्योरी अभी बात कर रही है, थ्योरी में चल रहे हैं, तो थ्योरी में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट साइड जो है वहां क्या रखा जाता है, लेफ्ट साइड जो होता है वो क्या रखा जाता है, लेफ्ट साइड में हमेशा जो रखा जाता है बताओ, तो लेफ्ट साइड में एनोड रखा जाता है अभी तो, या आप ऐसे समझ सकते हो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, यानी एनोड को रखा जाता है। और जो राइट साइड होता है, तो राइट साइड में रिडक्शन होता है और वहां कैथोड होता है, वहां क्या होता है, कैथोड होता है। तो आप एक सीधा सा याद भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम बोल देते हैं, ये लेफ्ट साइड होती है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड, तो इसे LOA ऐसे याद कर लो, लोआ। लोआ मतलब, L मतलब लेफ्ट साइड, O मतलब ऑक्सीडेशन और A मतलब एनोड। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड, और इसे ऐसे याद कर लो, RRC, RRC। राइट साइड रिडक्शन कैथोड, तो RRC राइट साइड रिडक्शन कैथोड। तो ध्यान देना, ये भी हाफ सेल है और ये भी हाफ सेल है, ये भी हाफ सेल है, ये भी हाफ सेल है, पर ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और ये रिडक्शन हाफ सेल है। जो लेफ्ट साइड होता है वहां ऑक्सीडेशन होता है, वो हमेशा एनोड होता है, और जो राइट साइड होता है वहां रिडक्शन होता है, वो कैथोड होता है। जो राइट साइड पे है वहां रिडक्शन होगा, वो कैथोड है। ऐसा मत कहना कि जहां पे आप रख दोगे राइट साइड वो रिडक्शन ही होगा, जिसका रिडक्शन होगा जो कैथोड। ध्यान देना, दुनिया का कोई भी सेल हो, कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, चाहे दुनिया का कोई भी सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो। दो तरीके के सेल होते हैं, एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जिनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, और दूसरे सेल होते हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जिनको इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। तो दुनिया का कोई भी सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करे,
दुनिया का कोई भी सेल हो, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन। मेरा मोटिव ये था कि मैं इस केमिकल रिएक्शन से, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन था, एक्सोथर्मिक था, चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव थी, और इस रिएक्शन से मैं इस जो हीट निकल रही थी केमिकल एनर्जी से, वो हीट ना निकल के वो एनर्जी मुझे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में मिल जाए, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में मिल जाए, यानी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होके अगर मैं रिएक्शन डायरेक्ट कराता हूँ, एक सिंगल कंटेनर में रिएक्शन कराऊंगा, अगर मैं इस रिएक्शन को एक सिंगल कंटेनर में कराऊंगा, एक सिंगल कंटेनर में ही क्या हो, रिडक्शन हो और उसी में ऑक्सीडेशन हो, तो इस रिएक्शन से जो है वो हीट निकलेगी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में। लेकिन अगर मैं यही सेम रिएक्शन दो अलग अलग कंटेनर में कराऊंगा, दो अलग अलग हाफ सेल में कराऊंगा, दो अलग अलग कंटेनर में कराऊंगा, दोनों कंटेनर को हाफ सेल बोलते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है और एक रिडक्शन हाफ सेल होता है। तो जो लेफ्ट साइड होता है, जो लेफ्ट साइड होता है, तो मैंने पहले ही बताया लोहा, एल मतलब लेफ्ट साइड, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ए मतलब एनोड। तो लेफ्ट साइड पे हमेशा एनोड होगा और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। राइट साइड में हमेशा कैथोड होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। राइट साइड में हमेशा आप कैथोड को रखोगे और दुनिया का कोई भी सेल हो कैथोड पे रिडक्शन होता है। लेफ्ट साइड में आप एनोड को रखोगे और एनोड पे दुनिया का कोई भी सेल हो ऑक्सीडेशन होता है। तो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाला क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन होना है, और ये राइट साइड वाला जो है ये रिडक्शन हाफ सेल है, यहाँ पे रिडक्शन होना है, यहाँ पे रिडक्शन होना है। तो अब देखो मैं इसको दो अलग अलग कंटेनर में कराऊंगा क्योंकि ये रिडॉक्स, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक है, और इसकी केमिकल एनर्जी अब हम डायरेक्ट कन्वर्ट करा सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। यानी जो डायरेक्ट रिएक्शन कराएंगे एक सिंगल कंटेनर में, जिसमें कैथोड एनोड एक सिंगल कंटेनर में हो, यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक सिंगल कंटेनर में हो रहा है, तब तो हम कहेंगे कि भाई ये क्या है, तब तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी तब तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में। लेकिन दो अलग अलग कंटेनर में कराऊंगा तो मैं एक ऐसी अरेंजमेंट सेटअप कर रहा हूँ जिससे केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में ना बदल के वो एनर्जी किसमें बदल जाए, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाए। तो हमने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे। ठीक है, तो मैं जिंक और कॉपर से ही बना रहा हूँ। तो मैंने बताया ये क्या है बेटा, ये लोहा है, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड। तो यहाँ क्या है, ये लेफ्ट साइड था, एलएचएस साइड था, लेफ्ट साइड बोल रहे हैं। तो लेफ्ट साइड पे मुझे क्या रखना है, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन कराना है, एनोड रखना है। तो एनोड बनेगा किससे, जिंक से, जो ज्यादा रिएक्टिव है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। एनोड बनेगा जो एनोड होगा ऑक्सीडाइज होगा, जो ऑक्सीडाइज होगा इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा। कौन कर रहा है भाई, जिंक कर रहा है। जिंक जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां जा रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से किसमें जा रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। तो हम इस कंटेनर में क्या करते हैं, जिंक की इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। तो हमने एक जिंक की क्या ले ली, इलेक्ट्रोड ले ली, और जिंक की इलेक्ट्रोड ले ली। अब जिंक के आयंस भी चाहिए, तो मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ पे पानी भी डालना है, क्योंकि ये तो ठीक है, ये जिंक की जो रोड है तो ये तो सॉलिड है। अरे जिंक की रोड क्या है, ये जो मैंने एक रोड ले ली, इलेक्ट्रोड ले ली, ये किसकी इलेक्ट्रोड है, तो ये जिंक की इलेक्ट्रोड है, यानी जिंक की रोड है, यानी सॉलिड फॉर्म में है। तो ये सॉलिड फॉर्म में हो गया ना, जिंक सॉलिड फॉर्म में रोड है। हमें एक ऐसे सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा, एक्वस सॉल्यूशन जिंक आयन चाहिए, यानी वाटर लूंगा और वाटर के अंदर मुझे जिंक आयन लाने हैं कहीं से, तो मुझे इसमें क्या रखने पड़ेंगे, जिंक 2+ आयन रखने पड़ेंगे। अब जिंक 2+ आयन तो अकेले आएंगे नहीं, ठीक है, कैटायन के साथ एनायन भी आता है, तो एक्चुअली जिंक 2+ आयन नहीं आएंगे, जिंक सल्फेट डालना पड़ेगा पानी में। जिंक सल्फेट दोनों आयन देंगे। जिंक सल्फेट क्या देंगे, जिंक 2+ आयन भी देंगे और सल्फेट आयन भी देंगे। जिंक जो है वो क्या देंगे, जिंक 2+ आयन भी देंगे और क्या देंगे, सल्फेट आयन भी देंगे। तो बजाय अकेले जिंक आयन कहाँ से लाएंगे,
तो नहीं पॉसिबल है, तो हम इसमें जिंक सल्फेट डालेंगे। क्या डालेंगे? जिंक सल्फेट डालते हैं। तो जिंक सल्फेट वाटर में है, तो जिंक सल्फेट का वाटर में क्या बन जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। और ये जिंक सल्फेट टूट जाएगा, डिसोसिएट होगा, आयनाइज होगा। आयनाइज होके क्या बनेगा? जिंक 2+ आयन बनेगा, और क्या बनेगा बता? सल्फेट आयन बनेगा। दोनों बन गए। आप एक चीज समझो, जो मेटल की रोड यहाँ पे लोगे, जो ज्यादा रिएक्टिव वाला मेटल होता है वो एनोड होता है। जो मेटल है जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है केमिकल सीरीज में, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो वो एनोड होगा। ठीक है, वो एनोड होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। और जो एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव था, उसका ऑक्सीडेशन होना है, वो एनोड है, तो उसको तो रखेंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में रखेंगे उसकी इलेक्ट्रोड को, रोड को। और जैसे हमने यहाँ पे जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, यानी कॉपर और जिंक में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो कॉपर और जिंक में से ज्यादा रिएक्टिव जिंक है, तो हमने जिंक की इलेक्ट्रोड ले ली। और जिस मेटल की इलेक्ट्रोड लोगे उसी मेटल के आयन ले लेंगे। तो उस मेटल के आयन आएंगे कहाँ से? तो उस मेटल का कोई आयनिक सॉल्ट लोगे और किस में डाल दोगे? वाटर। तो जिस मेटल की इलेक्ट्रोड लोगे उसी मेटल के आयनिक सॉल्ट को पानी में डाल दोगे इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए। तो जिस भी मेटल की हमने इलेक्ट्रोड ली, उसी मेटल के आयनिक सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया। तो मैंने जिंक की इलेक्ट्रोड ली, और जिंक के आयनिक सॉल्ट, जिंक के कई आयनिक सॉल्ट है, जिंक क्लोराइड भी हो सकता था, जिंक सल्फेट भी है, हो सकता है। तो मैंने जिंक क्लोराइड ना लेके क्या ले लिया? जिंक सल्फेट ले लिया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया। ये मेरा बन गया क्या? ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल बन गया। क्या बन गया? ये हाफ सेल तो है क्योंकि आधा ही सेल है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का। जिंक किस में कन्वर्ट होगा? जिंक अपने आप को जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता रहेगा? लूज करता रहेगा। तो ये एनोड पे रिएक्शन होगा। तो एनोड पे क्या है? ये एनोड का रिएक्शन। तो एनोड का रिएक्शन क्या हुआ? जो जिंक सॉलिड था वो जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हुआ, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए? लूज किए। ठीक है, तो जिंक जिंक 2+ आयन में गया है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल इसने बना दिया। और एनोड पे मैंने हमेशा बताया कि ऑक्सीडेशन होगा, और एनोड को हमेशा किधर रखेंगे? लेफ्ट साइड। इसलिए मैंने नाम दिया लो आ, मतलब एल मतलब लेफ्ट साइड, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, और ए मतलब एनोड। ये है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हमारा तैयार हो गया। कोई नहीं, राइट साइड भी हमें क्या करना है? राइट साइड भी हमें लेना है। तो मैंने आपको बताया था, इसे बोलते हैं RRC, राइट साइड रिडक्शन कैथोड। यही है। तो यहाँ क्या करना है? जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है, जो मेटल कम रिएक्टिव है, तो देखो कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, कॉपर की रिएक्टिविटी कम है। तो जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है उसको आप रखोगे राइट साइड। तो आपने उसको रखा राइट साइड, तो आपने कॉपर को राइट साइड रख दिया, रख दिया। और जो मेटल हमने राइट साइड रखा है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है? लो रिएक्टिविटी सीरीज में है, ठीक है, लो लेवल पे है, तो उसको हमने यहाँ पे लिया है। और उसका कोई आयनिक सोल्ट, उसका कोई आयनिक सोल्ट, यानी जो मेटल आपने यहाँ जो लिया है मेटल, वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाई होना चाहिए, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ वाला मेटल की रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज में लो होना चाहिए। यहाँ जो मेटल लिया है, यहाँ जो मेटल लिया है उसी का आयनिक सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व कर दिया। यहाँ जो मेटल लिया है उसी का आयनिक सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व किया। कॉपर का आयनिक सॉल्ट क्या है बेटा? ये खत्म हो जाएगी क्लास 2 मिनट में, अभी दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है? अभी दोबारा लिंक में भेजता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं कॉपर है, तो कॉपर का आयनिक सॉल्ट क्या है? कॉपर सल्फेट भी, कॉपर क्लोराइड भी है, कॉपर सल्फेट भी है। तो CuCl2 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया, मान लिया कॉपर सल्फेट ले लिया। तो कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, क्या बना दिया? एक्वस सॉल्यूशन बना दिया। कॉपर सल्फेट पानी में जाते ही डिसोसिएट होगा, आयनाइज होगा, Cu2+ आयन बनाएगा, और क्या बनाएगा भाई? सल्फेट आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? सल्फेट आयन बनाएगा। तो ये हमारा जो बन जाता है, ये तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल था, ये क्या हो गया? रिडक्शन हाफ सेल। क्या है? रिडक्शन
हाफ सेल, तो ये रिडक्शन हाफ सेल हो जाता है। तो ये रिडक्शन हाफ सेल मैंने ले लिया, ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल। दोबारा कर लेते हैं, मीटिंग खत्म होने वाली है, ठीक है। दोबारा ज्वाइन कर लेना बेटा, लिंक भेज रहा हूँ एक बार। आ रहा है बेटा समझ तुम लोगों को? हाँ सर। ठीक है, एकदम ऐसे हाँ कर रहा है बेटा, तू तो जैसे बंदूक सर पे रख रखी हो एकदम, ना करेगा तो गोली चल जाएगी। नहीं, तो हम देख रहे थे, तो यहाँ पे देखो आ रही है आवाज बेटा सबको? हेलो, यस सर, आ रही है। आ रही है। चलो इधर देखते हैं बेटा, तो हमने देखा इधर जो है उस हिसाब से, तो ये वाला जो सेल था मैंने बताया था, ये वाला भी हाफ सेल है। इस हाफ सेल को, ये भी एक हाफ सेल था और ये भी एक हाफ सेल है, दोनों ही हाफ सेल है, दोनों ही हाफ सेल है। पर इसको क्या बोल रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये कौन सा हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है। तो ये जो है रिडक्शन हाफ सेल है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, वो रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लेफ्ट साइड में रखते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, इसीलिए लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड लोअर, और रिडक्शन हाफ सेल को राइट साइड में रखते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, राइट साइड रिडक्शन कैथोड। यही है। तो अब ध्यान देना, अब देखो इसको मैंने दोनों को अलग कर दिया, जिंक को इलेक्ट्रॉन देने हैं, कॉपर आयन को लेने हैं, यानी कैसे पॉसिबल होगा भाई, जिंक इलेक्ट्रॉन देगा और कॉपर आयन को चाहिए, यहाँ तो यही हो रहा है ना, किसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जिंक ने दिए हैं, किसने लिए हैं, कॉपर आयन ने लिए। अगर एक्चुअली हम देखें तो हुआ तो क्या है कि जो ये तो हमने देख लिया रिडक्शन ऑक्सीडेशन, समझ ही आगे हमने देखा, तो हमने देखा इसमें हुआ क्या है, जिंक सॉलिड था, ये एक्वस, ये तो हमें पता ही है। तो इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, जिंक ने। जिंक ने किसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं भाई, जिंक ने कॉपर आयन को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ठीक है, तभी तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई। जिंक ने क्या किसको दिए हैं, जिंक ने कॉपर आयन को तो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन दिए किसको, कॉपर आयन को। जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, कॉपर कम रिएक्टिव था, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, कॉपर ने आयन ने गेन किए, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर आयन का रिडक्शन हुआ। तो जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, दिए हैं। जिंक ने लॉस किया, इसलिए दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जिंक 2+ आयन बन जाएगा। कॉपर आयन Cu2+ आयन दो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किसमें बदल जाएगा, कॉपर में बदल जाएगा। तो यानी दिए किसने हैं, जिंक ने किसको दिए हैं, कॉपर को। अगर जिंक डायरेक्ट सॉल्यूशन में ही कॉपर आयन को इलेक्ट्रॉन दे दे, तब तो क्या होगा, जो केमिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब मैं एक सिंगल कंटेनर में रिएक्शन करा रहा था, तब क्या हो रहा था, जिंक भी उसी में था, कॉपर आयन भी उसी में था, जिंक डायरेक्ट कॉपर आयन को इलेक्ट्रॉन दे रहा था और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी हीट एनर्जी में। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब तो मैंने अलग अलग कर दिए भाई कंटेनर, ऑक्सीडेशन अलग कंटेनर में होंगे, रिडक्शन अलग कंटेनर में होंगे। लेकिन एक बात बताओ, बिना रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो सकता है, या बिना ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है, हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में कभी किसी का नुकसान होगा तभी दूसरे का फायदा होगा, या किसी का फायदा जब ही होगा जब किसी का नुकसान होगा। यानी किसी के फायदे की एवज में किसी को नुकसान होता है, या किसी के नुकसान की एवज में किसी को फायदा होता है। यानी किसी के इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो किसी ने गेन भी तो किए हैं। तो अकेला रिडक्शन या अकेला ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो जिंक को ये इलेक्ट्रॉन देने हैं, कॉपर आयन को इलेक्ट्रॉन देने, ये लो। वहां तो क्या था, ये डायरेक्ट दे सकता था क्योंकि दोनों एक ही कंटेनर में हो रहे थे, लेकिन यहाँ तो दोनों को हमने अलग कंटेनर में कर दिए। अब इलेक्ट्रॉन हवा में से तो जाएंगे नहीं, तो अब देखो क्या है, अब ही तो काम बन गया। जो केमिकल एनर्जी थी तब किसमें बदल रही थी, हीट में, अब केमिकल एनर्जी किसमें बदलवा सकते हैं, अब हम केमिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन किस में से जा सकते हैं, किसके थ्रू जा सकते हैं, वायर के थ्रू। तो मैं जिंक से लेके कॉपर तक एक क्या लगा दे रहा हूँ, वायर लगा दी, कंडक्टिंग वायर लगा दी। क्या लगा दी, कंडक्टिंग वायर लगा दी। अब ये मैंने जो कंडक्टिंग वायर लगा दी, तो अब हो जाएगा आसान। अब जिंक क्या करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन देगा वो किसमें से, कंडक्टिंग वायर में से फ्लो करते करते, कंडक्टिंग वायर में से, यानी जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कंडक्टिंग वायर में से जाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा सकते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स किसमें से फ्लो होंगे, कंडक्टर्स में से, तो इसमें आ जाएंगे। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन किसके लिए अवेलेबल हो जाएंगे भाई, कॉपर आयन के लिए क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। तो यही हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हुआ कि जिंक ने खटाक देनी, जिंक जो सॉलिड था उसने अपने आप को किसमें बदला, उसने अपने आप को जिंक 2+ आयन में बदला। वो तो खुद चला गया एक्वस में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, यही हुआ। तो यहाँ यही हो रहा है कि जिंक का जो एटम है, जिंक का जो एटम है, मान लो ये जिंक का एटम था, तो जिंक का एटम सॉलिड स्टेट में था, तुरंत किसमें कन्वर्ट हो गया, जिंक का एटम बाहर निकला और अपने आप को किसमें बदल लिया, उसने जिंक 2+ आयन में बदल लिया। किसमें बदल लिया, जिंक 2+ आयन। तो जिंक के एटम ने अपने आप को किसमें बदल लिया, जिंक 2+ आयन में बदल लिया। और 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए इलेक्ट्रोड को दे दिए। तो जिंक 2+ आयन तो सॉल्यूशन में चला गया एक्वस कंडीशन में, और 2 इलेक्ट्रॉन किसमें चले गए, सॉल्यूशन में चले, ओ इसमें इलेक्ट्रोड में। यानी यहां से दोबारा एक बार देख लो, ये जिंक का एक क्या था, एटम था, ठीक है। ये सॉलिड, ये इलेक्ट्रोड ही है पूरी, जिंक की क्या है, ये जिंक की रोड है, जिंक की रोड है, इसमें जिंक का ये एटम है। इस एटम ने क्या काम किया, 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए, इस एटम ने क्या काम किया, खुद किसमें बदल गया, जिंक किसमें आ गया, जिंक बाहर आ गया, किसकी फॉर्म में आ गया बेटा, जिंक 2+ आयन की। और अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, रोड को दे दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन रोड को दे दिए। तो इस तरीके से जिंक ने अपने आप को बदल लिया जिंक 2+ आयन में, और वो सॉल्यूशन में चला गया, और 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, रोड को दे दिए, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये किसमें से, वायर के थ्रू किसके में पहुंच गए, कॉपर की रोड में पहुंच गए भाई, तो कॉपर की रोड में पहुंच गए। यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो क्या होगा, जो Cu2+ आयन है वो क्या करेगा, Cu2+ आयन जो है वो आके किस पे चिपक जाएगा, वो इलेक्ट्रोड पे चिपक गया, कौन, Cu2+ आयन। और यहाँ क्या होगा, Cu2+ आयन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो आए हैं उनको ले लेगा, एक्सेप्ट करेगा, और खुद किसमें बदल जाएगा, कॉपर में बदल जाएगा। तो Cu2+ आयन एक्वस कंडीशन में थे, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और खुद किसमें बदल गए, कॉपर में, जो सॉलिड में है, सॉलिड फॉर्म में। तो Cu2+ आयन सॉल्यूशन में है, आके किस पे चिपके, बाइंड कर गए रोड पे कॉपर की, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए उन्होंने, गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन एकदम से गेन करेंगे। तो Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने Cu2+ आयन ने गेन किया, क्या बन गया बेटा, ये कॉपर, और ये कॉपर इस पे चिपक गया। तो होगा क्या, उस हिसाब से आप देखोगे कि ये रोड तो धीरे धीरे डिजोल्व होगी, क्योंकि जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट होता जाएगा, और धीरे धीरे ये रोड पे कॉपर का डिपोजिशन होगा, क्योंकि कॉपर आयन इस पे आके कॉपर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। ये जो रिएक्शन हुआ ये एनोड हुआ है, और इस साइड जो रिएक्शन है ये कैथोड है। ये क्या है, कैथोड। तो लेफ्ट साइड में एनोड है और राइट साइड में क्या है बेटा, कैथोड है। तो एनोड पे आपको पता है ऑक्सीडेशन हो गया, कैथोड पे क्या हुआ है, रिडक्शन हो गया है, ठीक है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया है, कैथोड पे क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। तो अब आप करते चले जाओ, इसमें देखो जिंक 2+ आयन में बदला, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसमें Cu2+ आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में बदला है। अगर मैं दो ओवरऑल रिएक्शन देखूं, अगर ओवरऑल रिएक्शन में देखूं, अब देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या है। अब इलेक्ट्रॉन तो रास्ते से जा ही रहे हैं ना भाई, वायर में से जा ही रहे हैं। तो मैं वायर के रास्ते में कुछ ऐसा कर दूं कि इन इलेक्ट्रॉन को कहूं भाई उस साइड जाना है तो मेरा काम करके जाओ। तो मान लो रास्ते मैंने बल्ब लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन तो उस साइड जाएंगे ही, तो क्या करेंगे, उन्हें इस बल्ब में से पास करना पड़ेगा, तो ये बल्ब ग्लो करेगा।
तो यानी क्या हुआ, जो केमिकल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और बल्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है लाइट एनर्जी में। लेकिन सेल का तो काम था कि केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा एक सिंपल सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इस सेल को हम बोलते हैं डैनियल सेल भी बोलते हैं, इसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, इसको हम वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। इसको हम डैनियल सेल भी बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल भी बोलेंगे, या वोल्टिक सेल भी बोलेंगे। वोल्टिक सेल हम जब बोलते हैं जब जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड हो और कॉपर सल्फेट की भी कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन हमारी होती है 1 मोल, 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर। तो 1 मोल पर लीटर जो होती है, 1 मोल पर लीटर, ये स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होती है। तो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन हमारी है 1 मोल पर लीटर यानी 1 मोलर। तो अगर जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो, कॉपर सल्फेट की भी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो, जिंक आयन की यानी जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, तो जिंक आयन की भी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर। कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, तो कॉपर आयन की भी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर। तो ये स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होती है। अगर कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है तब इस सेल को तो गैल्वेनिक सेल बोलते हैं या डैनियल सेल बोलते हैं। लेकिन अगर कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड है, मान लो कंसंट्रेशन 2 मोल होती यहाँ पे और यहाँ 3 मोल होती, तो अब ये स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन नहीं है, तो इसे डैनियल सेल बोलो या क्या बोलो, गैल्वेनिक सेल बोलो। लेकिन अगर इस कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड कर दें हम 1 मोल पर लीटर और 1 मोल पर लीटर, तब इसको हम वोल्टिक सेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वोल्टिक सेल भी कह सकते हैं। इस सेल का जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी हम सोल्ट ब्रिज की भी बात करेंगे, पहले मैं वैसे ही बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, इस सेल की जो ईएमएफ होती है ई सेल, तो ई सेल जो होता है इसका वो 1.10 वोल्ट होता है, 1.10 वोल्ट होता है। आप कह सकते हो 1.1 वोल्ट, यही है। ये ये वोल्टिक सेल का है। कब, जब कंसंट्रेशन क्या हो, स्टैंडर्ड हो। कंसंट्रेशन क्या हो, स्टैंडर्ड, 1 मोल पर लीटर। और स्टैंडर्ड के लिए ऊपर लगता है नोट, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, क्या बोलते हैं इसे। अगर नोट नहीं लगाए तो ये होता है ईएमएफ ऑफ द सेल एट एनी कंसंट्रेशन, एट एनी कंडीशन। और ई नोट सेल, ये होता है ईएमएफ ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ये सेल की स्टैंडर्ड ईएमएफ है। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ इसकी जो आती है 1.1 वोल्ट आती है, ये वोल्टिक सेल की है। लेकिन अभी एक दिक्कत हो जाएगी, ये बल्ब जलेगा और तुरंत बंद हो जाएगा। क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हुआ, ऐसा इसलिए होगा, ये तो हमें थोड़ा समझ आ गया, हमने एनोड कैथोड पढ़ लिया। ओवरऑल रिएक्शन भी मैं बता दूं तो सेम आ जाएगा, कैथोड एनोड को ऐड करो ओवरऑल मिल जाएगा, फिर मैं वो बताता हूँ। तो एनोड में क्या हुआ था, एनोड में जिंक 2+ आयन में बदला था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे। जिंक सॉलिड फॉर्म में था, रोड में था, जिंक 2+ आयन एक्वस वाटर वाले सॉल्यूशन में था। ये एनोड पे आपको मैंने पहले ही बता रखा है ऑक्सीडेशन होता है और इसको लेफ्ट साइड रखते हैं। अच्छा, उधर क्या है, ये कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ सेल था। रिडक्शन हाफ सेल में क्या था, कैथोड था। ये क्या था, कैथोड है। कैथोड की अगर हम बात करें, अगर हम कैथोड की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ क्या हो रहा था, Cu2+ आयन जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में बदल रहा था, वो कॉपर में बदल रहा था। तो Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में बदल रहा था, तो ये एक्वस में था, ये सॉलिड में है, क्योंकि आयन एक्वस कंडीशन में होंगे और सॉलिड में वो रोड हो गई। ठीक है, क्या कैथोड पे रिडक्शन होता है, उसे हम राइट साइड रखते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, RRC, राइट साइड रिडक्शन कैथोड। ठीक है, और ये मैंने बताया, ये RRC था, राइट साइड रिडक्शन कैथोड। ये ध्यान रखने वाली बात है, कभी कंफ्यूज नहीं होगी। RRC, राइट साइड रिडक्शन कैथोड। ये क्या है, कैथोड हाफ सेल यानी क्या है, रिडक्शन हाफ सेल। और ये क्या है, लोआ, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड। तो लेफ्ट साइड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, तो ये एनोड है, तो इसे एनोड हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम करेंगे तो दोनों को ऐड कर दो,
LHS में LHS ऐड कर दो, RHS में RHS ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो भाई एनोड कैथोड को। तो ये इधर ऐड हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा सॉलिड में। हो गया भाई। इधर LHS में ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे और क्या ऐड करोगे, कॉपर आयन ऐड करोगे। ये है, ये एक्वस हो गया, यही है। 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, जिंक, लेने वाला कौन है, कॉपर आयन। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कॉपर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। जितने जिंक ने दिए उतने कॉपर ने लिए, तो इलेक्ट्रॉन आयन कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन सॉरी। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और कॉपर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्योंकि जिंक जितने इलेक्ट्रॉन देगा कॉपर आयन उतने इलेक्ट्रॉन लेगा। इस तरीके से ये रिएक्शन आ गया, आया। तो यही तो ओवरऑल रिएक्शन होता है। अगर मुझे इसे आयनिक में नहीं लिखना तो थोड़ा और लिख सकता हूँ। कॉपर आयन अकेले तो आए नहीं थे भाई, कॉपर आयन किसके साथ आए थे, कॉपर सल्फेट के साथ थे। तो जिंक भी अकेले थोड़ी नहीं होगा, जिंक किसके साथ होगा, जिंक सल्फेट के। वो अलग बात है कि जब ये एक्वस कंडीशन में होंगे तो ये डिसोसिएट कर जाएंगे, आयनाइज कर जाएंगे। आयनाइज यानी जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर बनाता है। ये एक रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस है, एक्सोथर्मिक है, और इसमें केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। पर मैंने थोड़ा सा क्या काम किया, मैंने रिडक्शन अलग सेल में करा दिया, ऑक्सीडेशन अलग सेल में करा दिया, और मैंने केमिकल एनर्जी जो है वो सीधी हीट एनर्जी में ना बदलने दी। हमने केमिकल एनर्जी को किसमें बदलने दिया, हीट एनर्जी में नहीं बदलने दिया, हमने उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने दिया। इसमें तो क्या हो रहा था, डायरेक्ट एक सिंगल कंटेनर में रिएक्शन हो रहा था, तो केमिकल एनर्जी सीधा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। ठीक है, क्योंकि सीधा जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए थे कॉपर को, और एक सिंगल कंटेनर में रिएक्शन हो रहा था, रिडॉक्स रिएक्शन ये भी था, पर इसमें केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। इसमें मैंने अलग अलग करा दिया रिएक्शन, तो एक सेटअप करा दिया, रिडक्शन ऑक्सीडेशन अलग अलग कंटेनर में कराया है। तो केमिकल एनर्जी जो है वो मैंने हीट एनर्जी में ना बदलने दे के मैंने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, मैंने उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब सोचो, अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता पर ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता, एक्सोथर्मिक होता, केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी मिलती, तो क्या आप करा सकते थे उसको, उसकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करा सकते थे? नहीं, क्योंकि आप रिडक्शन अलग ही नहीं कर सकते थे, ऑक्सीडेशन अलग ही नहीं कर सकते। रिडक्शन अलग कंटेनर में कर ही नहीं सकते थे, ऑक्सीडेशन अलग कंटेनर में कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि किसी का रिडक्शन ही नहीं हो रहा, किसी का ऑक्सीडेशन ही नहीं हो रहा। तो वही केमिकल रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शंस है, उन्हीं की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कराया जा सकता है अगर रिडक्शन अलग कंटेनर में कराएं, जिसे रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन अलग कंटेनर में कराएं, जिसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं। इसमें भी देख लेते हैं, ये हमने देखा। हम वैसे तो ज्यादा, आपको पता है कॉपर सल्फेट जब हम वाटर में डालेंगे एक्वस में, तो वो डिसोसिएट करेगा, आयनाइज करेगा, तो कॉपर आयन बनेगा और सल्फेट आयन। सल्फेट आयन का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि उसने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, इसमें भी जिंक सल्फेट वाटर में होगा तो जिंक 2+ आयन, और सल्फेट अलग। सल्फेट ने तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन हो गया। तो ये एनोड का रिएक्शन, ये कैथोड रिएक्शन, ये ओवरऑल रिएक्शन। तो किसी भी दुनिया का कोई भी सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, आपको 3 इक्वेशन लिखनी पड़ती है। एनोड पे क्या हुआ भाई, कैथोड पे क्या हुआ है, और ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ। एनोड का रिएक्शन क्या है, कैथोड का रिएक्शन क्या है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ये 3 आपको लिखने पड़ते हैं। ठीक है, एक और चीज होता है, एक होता है सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो ये सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द सेल है। अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी तो आप सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो। तो देखो, सेल रिप्रेजेंटेशन में हम ये एनोड था, ये एनोड हटा दे रहा हूँ, वो तो मुझे पता है लेफ्ट साइड एनोड ही होगा। ये कैथोड था, राइट साइड में है तो कैथोड ही होगा, जरूरत नहीं। ठीक है, तो लो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड, राइट साइड रिडक्शन कैथोड। अब इसमें हम क्या करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एरो की जगह आप क्या कर दो, एरो की जगह ये स्लैश डाल दो। ठीक है, तो क्या हो गया, और इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं, वो तो हमें पता है, अगर ऑक्सीडेशन बढ़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन लूज ही हुए। तो जिंक सॉलिड है, सॉलिड की कंसेंट्रेशन तो कांस्टेंट होती है,
जिंक आयन की कंसेंट्रेशन मेंशन करोगे, मान लो यहाँ कंसेंट्रेशन है C1, कितनी कंसेंट्रेशन है भाई C1, तो ये तो एनोड पे हुआ ना। जिंक किसमें बदला बेटा, जिंक किसमें बदला, जिंक जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था वो जिंक 2+ आयन में बदला है। कैसे बदलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देके ही, और जिंक 2+ आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है C1। ऐसे ही जो कॉपर 2+ आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें बदला है, कॉपर में, वो तो पता ही है। Cu2+ आयन कॉपर में बदलेगा तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत ही नहीं है। एरो को क्या करेंगे, एरो को स्लैश कर देंगे, और सॉलिड की कंसेंट्रेशन तो कांस्टेंट होती है, तो Cu2+ आयन की कंसेंट्रेशन आप मेंशन करोगे, तो मान लो इसकी कंसेंट्रेशन है C2, अरे इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है C2। तो ध्यान देना ये किसका एक्सप्रेशन आ गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का, ये किसका एक्सप्रेशन आ गया, रिडक्शन हाफ सेल का। तो बीच में डबल स्लैश लगा दो ऐसे, ये सॉल्ट ब्रिज बताता है, क्या बताता है, सॉल्ट ब्रिज। तो ये आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन होती है, ये आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन हो गई कि जिंक जो सॉलिड था, जिंक 2+ आयन जो कि एक्वस था, जिसकी C1 कंसेंट्रेशन थी, ठीक है, जिंक जो सॉलिड था वो किस में कन्वर्ट हुआ है, जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हुआ है, एक्वस किस कंसेंट्रेशन में, C1 में। और कॉपर 2+ आयन जो एक्वस कंडीशन में था, जिसकी कंसेंट्रेशन Cu2 थी, वो किस में बदला है, कॉपर में बदला है। और ये बीच में जो डबल स्लैश है ये किसके लिए, सॉल्ट ब्रिज के लिए, किसके लिए, सॉल्ट ब्रिज के लिए। तो इसे सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। कंसेंट्रेशन कुछ भी हो सकती है, मोलर कंसेंट्रेशन की बात हो रही है, मोलरिटी की बात हो रही है, कोई भी मोलर कंसेंट्रेशन। मान लो जिंक की कंसेंट्रेशन C1 C2 बोल दिया, ऐसे भी बोल सकता था, जिंक की कंसेंट्रेशन अभी तो 1 मोल पर लीटर है, इधर भी 1 मोल पर लीटर है, पर जरूरी है, मान लो यहाँ 0.1 मोल पर लीटर होती जिंक की कंसेंट्रेशन, जिंक 2+ आयन की, तो क्या हो जाता है 0.1 मोल, तो इसकी कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर, कैपिटल M लिख दो, या मोल पर लीटर लिख दो। ये C1 कंसेंट्रेशन हो गई, क्या हो गई, C1 कंसेंट्रेशन। ऐसे ही मान लो कॉपर सल्फेट की इसमें 1 ली थी, मान लो ये 2 मोल पर लीटर है, तो यहाँ कंसेंट्रेशन कितनी ले लोगे, 2 मोलर, 2 मोल पर लीटर। कौन सी कंसेंट्रेशन हो गई, C2 कंसेंट्रेशन हो गई। ये कंसेंट्रेशन C1, ये कंसेंट्रेशन C2, C1 कंसेंट्रेशन है, C2 कंसेंट्रेशन है। तो इसे सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। अभी जो मेन चीज आ गई, ठीक है, अब मेन चीज समझते हैं। मैंने आज जो भी पढ़ाया है वो इस तरीके से पढ़ाया है कि बहुत सारी चीजें मैंने 11th की लेके चला हूँ लगभग, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि एक बार ये चीजें समझ लोगे तो सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी समझ लोगे, सारा इलेक्ट्रोलिसिस भी समझ लोगे, सारा आप सर इलेक्ट्रोलिसिस भी समझ लोगे। हाँ बेटा, सर एक बार दोबारा समझा देना यार। क्या सेल का, जी सर। अरे पागल, दो पूरा 40 मिनट से यही तो समझा रहा पूरा हूँ। नहीं सर, पूरा नहीं सर, फिर सॉल्ट पिच वाला बताया था जो अभी। सोल्ट ब्रिज तो अभी मैंने डाला ही नहीं, अब वो तो अब मैं समझाने जा रहा हूँ सोल्ट ब्रिज को। सर रिप्रेजेंटेशन तो बताइए अभी। अच्छा, सेल रिप्रेजेंटेशन ये मैं करा देता हूँ, ये बोलना यार, तो वो डरा देगा ऐसे मेरे को। चलो इधर देखो, वो देख लेते हैं। एनोड का रिएक्शन हम देखते हैं, एनोड का, और हम रिएक्शन देखते हैं किसका, कैथोड का। अरे लेफ्ट साइड में एनोड होता है, राइट साइड में कैथोड होता है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, वो लेफ्ट साइड में रखा जाता है। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन, वो राइट साइड में रखा जाता है। एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है भाई, जिंक 2+ आयन में बदल रहा है। तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जिंक जो है वो वैसे सॉलिड था, जिंक 2+ आयन में गया तो एक्वस कंडीशन में चला गया, ठीक है। तो ये एनोड की इक्वेशन आ गई, तो एनोड की इक्वेशन लिख दी। कैथोड में देख लेते हैं, कैथोड में क्या होगा भाई, जो Cu2+ आयन है, कॉपर आयन का रिडक्शन होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और किस में बदलेगा, वो कॉपर में बदलेगा। तो Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में बदल रहा है, यही है। तो कैथोड का रिएक्शन हो गया, तो लिख दिया हमने, ठीक है। Cu2+ आयन एक्वस कंडीशन में है, कॉपर सॉलिड में है, कॉपर सॉलिड में ही है। Cu2+ आयन क्या है, एक्वस में, और कॉपर क्या है, सॉलिड में है, ठीक है। अब उस हिसाब से अगर हम देखें एक चीज, तो अगर मैं सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहता हूं, तो सेल रिप्रेजेंटेशन ये लिखते हैं कि बीच में हम डबल स्लैश दिखा देते हैं, ये लो डबल स्लैश दिखा दिया, ये सॉल्ट ब्रिज के लिए दिखाया।
ये सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड एनोड और राइट साइड कैथोड, लेफ्ट साइड एनोड ऑक्सीडेशन, राइट साइड कैथोड रिडक्शन। यही है। इलेक्ट्रॉन लिखने नहीं होते, वो तो हमें पता ही है कि जिंक 2+ आयन में जब ही जाएगा जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लिखने नहीं है। सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा? सॉलिड की कंसंट्रेशन तो 1 ही होती है, और सॉलिड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। लेकिन जिंक 2+ आयन की तो कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है। मान लो 0.1 मोलर है, इतनी कंसंट्रेशन है, तो C1 कंसंट्रेशन हो गई। और जो एरो की जगह हम यहाँ पे क्या दिखा देते हैं? फ्लैश दिखा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे भी करते हैं भाई। Cu2+ आयन कॉपर में जब ही बदलेगा जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन दिखाने की जरूरत ही नहीं। और ये एरो को हम किस में बदल देंगे? स्लैश में। और Cu2+ कॉपर की कंसंट्रेशन, सॉलिड की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट होती है, चाहे वो जिंक सॉलिड हो चाहे वो कॉपर सॉलिड हो। कंसंट्रेशन तो क्या है? जिंक सॉलिड की भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट, कॉपर सॉलिड की भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट। तो जिंक 2+ आयन 0.1 मोलरिटी का है, और Cu2+ आयन इसकी कंसंट्रेशन मान लो 2 मोलर है। कितनी है? 2 मोलर, मोल पर लीटर। तो ये C2 कंसंट्रेशन होगी। तो ये देखो इस साइड, ये बीच में जो सॉल्ट ब्रिज था, ये डबल स्लैश जो था, ये सॉल्ट ब्रिज था। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड एनोड ऑक्सीडेशन, राइट साइड कैथोड रिडक्शन। लेफ्ट साइड में जो सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट, और जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन C1 यानी कितनी? 0.1 मोलर। और राइट साइड में जो सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट, और जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन C2 यानी 2 मोल पर लीटर। तो ये इस तरीके से क्या है? कितनी बच्ची थी क्लास? 10 मिनट की? 3 मिनट लाइट गई? केमिस्ट्री में चली गई ना। चल इसमें लिख दूं, लाइट चली गई, लिख दे।